कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आर्ट एंड कल्चर पे एक पोर्शन को देखने की कोशिश करेंगे, वो है टेम्पल। टेम्पल गुप्तकालीन स्थापत्य कला की एक प्रमुख विशेषता रही। तो गुप्तकालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत हम टेम्पलों को देखने की कोशिश करेंगे कि टेम्पल कहाँ कहाँ पर भारत में हर जगह पर अलग अलग प्रकार के बने। उत्तर भारत में जाओगे तो आपको अलग प्रकार के टेम्पल की आकृति दिखाई देंगी, दक्षिण भारत में जाओगे तो अलग प्रकार के दिखाई देंगे, और मध्य भारत में अगर आएंगे तो कहीं ना कहीं मिश्रित रूप में आपको दिखाई देंगे। यदि आप बंगाल के क्षेत्र में जाओगे तो आपको एक ढालनुमा संरचना के आधार पर टेम्पल बने हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं भारत में स्थापत्य कला और मंदिर जो स्थापत्य कला के अंतर्गत आती है उसमें भी हमें विविधता दिखाई देती है, और इसलिए हमें उस विविधता वाले पोर्शन को हमें देखना चाहिए। तो आपको इसके माध्यम से पूरे के पूरे गुप्तकालीन स्थापत्य कला, खासकर मंदिर के विषय में जानकारी हो जाएगी। तो हम गुप्तकालीन स्थापत्य कला विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई किसके लिए? मंदिर के लिए। ये बात तो आप ध्यान में रखिएगा। और ये मंदिर जो रहे वो उत्तर भारत में कई प्रकार से बने, दक्षिण भारत में कई प्रकार से बने। तो हमें दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में किस प्रकार से मंदिरों का निर्माण हुआ, तो इसलिए हमें भारत के नक्शे के माध्यम से समझ में आ जाएगा कि भैया नर्मदा नदी के ऊपर के क्षेत्र में जो मंदिरों का निर्माण हुआ, उस मंदिर के निर्माण शैली को नागर शैली के नाम से जाना गया। नर्मदा नदी से लेकर कृष्णा नदी के क्षेत्र में जो मंदिरों का निर्माण हुआ उसे वेस्तर शैली के नाम से जाना गया, और कृष्णा नदी से लेकर नीचे के क्षेत्र में जिस मंदिर शैली का निर्माण हुआ उसे कहा गया द्राविड़ मंदिर शैली। नागर मंदिर शैली और द्राविड़ मंदिर शैली दोनों ही मौलिक मंदिर शैली है, मतलब दोनों का अपना अपना एक वजूद है। पर जो वेस्तर शैली है, ये वेस्तर शैली का निर्माण नागर प्लस द्राविड़ दोनों शैली से, इसलिए इसे कहा जाता है मिश्रित शैली। तो मिश्रित शैली के नाम से भी हम इस वेस्तर शैली को जानते हैं। तो हमें अब ये पता चल गया कि भारत में जो मंदिरों का निर्माण हुआ, वो मंदिरों का निर्माण तीन शैलियों में हुआ। एक नागर शैली उत्तर भारत के क्षेत्र में, एक द्राविड़ शैली दक्षिण भारत के क्षेत्र में, मध्य भारत के क्षेत्र में वेस्तर शैली जो नागर शैली और द्रविड़ शैली इन दोनों के मिश्रण से बनी। अब हम ये शैली में जो मंदिर बने, वे मंदिर अपनी अपनी विशेषताओं को लिए हुए थे, इसलिए इसको अलग शैली के नाम से हमने क्या किया, निरूपित करने की कोशिश की। तो जो मंदिर बने, तो ये मंदिर तीन रूपों में बने। पहला नागर, दूसरा द्राविड़, तीसरा वेस्तर। नागर शैली में, द्राविड़ शैली में और वेस्तर शैली में देवता को ही रखा जाता था। किसे रखा जाता था? देवता को ही रखा जाता था। पर यहाँ पर जो मंदिर बनते थे, उस मंदिर का जो गर्भगृह, जहां पर देवताओं की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी, वो वर्गाकार होता था। वो कैसा होता था? वर्गाकार, मतलब चारों भुजा कैसी होती थी? बराबर। और इसके ऊपर जहां पर मंदिर में मूर्ति की स्थापना की जाती थी, उसके ऊपर जो शिखर होता था, वो शिखर रहता है रेखीय रूप में। किस रूप में रहता है? रेखीय रूप में। और इस शिखर के ऊपर एक कलश की स्थापना की जाती है, जिसे कहा जाता है आमलक। क्या कहा जाता है? आमलक। तो मतलब नागर शैली में जो मंदिर के जो अंग है, उसमें जो सबसे प्रमुख है कौन सा है? गर्भागृह। वो गर्भागृह किस आकार का रहता है? गर्भागृह रहता है वर्गाकार आकार का, शिखर रेखीय, और ऊपर में जो संरचना रहती है वो किस प्रकार की रहती है? आमलक। साथ में नागर शैली के मंदिर की एक और खास विशेषता रहती है कि मुख्य मंदिर के इर्द गिर्द या आसपास में कई सारे गौण मंदिरों का निर्माण किया जाता था, और इसे कहा जाता है पंचायतन मंदिर शैली। इसे क्या कहा जाता है? पंचायतन मंदिर शैली। तो हमें यह पता चल गया कि नागर शैली की विशेषता है।
साथ में नागर शैली की विशेषता विभिन्न शासकों के समय में कुछ ना कुछ ऐड होते चली गई, और वो ऐड होने के कारण कई सारी विशेषताओं को ग्रहण करते भी चले गए। तो हम विभिन्न शासकों के समय में, जैसे कि यदि हम उड़ीसा के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर हमें कुछ अलग दिखाई देगा। आप खजुराहो के मंदिर जाएंगे तो आपको वहां पर विशेषता अलग दिखाई देंगी। साथ में जब आप कहाँ पर जाओगे, एक प्रमुख क्षेत्र राजस्थान के क्षेत्र में जाओगे तो आपको अलग दिखाई देगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, वहां के मंदिर दिखाई देंगे तो आपको दिखाएगा परकोटा दिखाई देगा। आपको एक संरचना दिखाई देंगी, उसके ऊपर ही मंदिर का क्या दिखाई देगा, निर्माण दिखाई देगा। तो ये सब चीजें नागर शैली में कहीं ना कहीं विविध शासकों के समय में बनाए गए मंदिर शैली की विभिन्नता लिए हुए, परंतु खास बात हमें ये है। ऐसे ही द्राविड़ शैली में जो मंदिर बने, ये द्राविड़ शैली में जो मंदिर बने उसका जो गर्भागृह था, वो गर्भागृह किस प्रकार का बनाया गया, आयताकार रूप में। किस प्रकार में बनाया गया, आयताकार रूप में बनाया गया। और जो शिखर बनाया जाता था, वो शिखर बनाया जाता था पिरामिड नुमा। किस नुमा में बनाया था, पिरामिड नुमा आकृति में बनाया जाता था। और इसके ऊपर जो कलश, नागर शैली में जिसे हम आमलक कहते थे, इसे कहा था स्तूप। क्या कहा जाता था, स्तूप। ये खास विशेषता थी। और खास विशेषता होने के साथ में इस पूरे मंदिर को दीवारों के माध्यम से क्या किया जाता था, घेर लिया जाता था। और घेरने के बाद में प्रवेश करने का एक ही द्वार होता था जिसे कहा जाता था गोपुरम। क्या कहा जाता था, गोपुरम। ये गोपुरम द्राविड़ शैली के मंदिरों की खास विशेषता है। गोपुरमों में जो सबसे अच्छे और विस्तृत गोपुरम जो बनाए गए, वे गोपुरम बनाए गए चोल साम्राज्य के समय में। चोल साम्राज्य के बाद में जो विजयनगर साम्राज्य आया, और विजयनगर साम्राज्य के बाद में जो नायगर के द्वारा शासन किया गया, जो विजयनगर साम्राज्य के बाद में पैदा हुए सामंत थे, उनके द्वारा बनाए गए मंदिर, जो मदुरै के मंदिर कहा जाता है, जो जहां पर विश्व के सबसे ऊंचे ऊंचे शिखर और गोपुरम है, वो विश्व में सबसे ज्यादा सुंदर और ज्यादा कलाकृति वाले माने जाते हैं। तो हमें द्राविड़ शैली के अंतर्गत हमें दिखाई देता है कि द्राविड़ शैली में हमें जो गर्भागृह है वो आयताकार दिखाई देता है, पिरामिड नुमा संरचना हमें दिखाई देती है शिखर, और जो ऊपरी क्षेत्र है वो हमें स्तूप नुमा आकृति दिखाई देती है। और पूरा का पूरा जो मंदिर रहता है चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ रहता है, और चारों ओर जो दीवारों से घिरा रहता है, इस दीवारों से घिरे हुए क्षेत्र को कहा जाता है परकोटा। और यहाँ पर जो मंदिर जिस क्षेत्र पर बनता है उसे कहा जाता है अधिष्ठान। सॉरी, गलत हो गया था, यहाँ कहा जाता है अधिष्ठान और यहाँ पर कहा जाता है परकोटा। जो चारों ओर की जो दीवारें रहती है उसे क्या कहा जाता है, परकोटा। तो ये याद रखिएगा, नामों के ऊपर प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि परकोटा किसे कहा जाता है। और ऐसा ही कुछ दोनों का मिश्रण हमें वेसर शैली में दिखाई देता है। किस शैली में दिखाई देता है, वेसर शैली में। वेसर शैली में जब आप जाओगे तो आपको वेसर शैली का जो प्रमुख विकास दिखाई देगा वो भारत के कर्नाटका के क्षेत्र में दिखाई देगा। कर्नाटका के क्षेत्र में जो एक प्रमुख वंश रहा चालुक्य, ये चालुक्य वंश के समय में नागर शैली और द्राविड़ शैली दोनों ही शैली के मिश्रण को अपनाने की कोशिश की। और इसलिए वेसर शैली का जो प्रतिनिधित्व करने वाला अगर कोई राज्य दिखाई देता है तो चालुक्य राज्य दिखाई देता है। और इसके समय में भी कई सारे मंदिरों का निर्माण किया गया। यहाँ पर बनने वाले जो मंदिर थे उसमें अधिष्ठान होता था, पंचायतन शैली कई सारे मंदिर होते थे, शिखर पिरामिड नुमा होता था, गर्भागृह आयताकार नुमा होता था, और परकोटा दिखाई देता था। मतलब दोनों ही शैलियों का कहीं ना कहीं समावेशन हमें कहाँ दिखाई देता है, वेसर शैली में। और ये शैली का प्रतिनिधित्व करते हुए कौन दिखाई देता है, चालुक्य वंश। तो द्राविड़ शैली का प्रतिनिधित्व करते हुए कौन दिखाई देता है, तो हमें द्राविड़ शैली का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देता है एक प्रमुख वंश जिसका नाम था पांड्य। उसके बाद में पल्लव, और पल्लव के बाद में चोल, और चोल के बाद में आया विजयनगर, और विजयनगर साम्राज्य के बाद में आया नागर या नायर। तो मतलब द्राविड़ शैली के प्रतिनिधित्व करने वाले पांड्य, पल्लव, चोल, विजयनगर और नायर, इसमें से प्रमुख रहे बेटा चोल। चोलों के बारे में कई सारी ख्यातियां, कई सारी बातें कही गई। तो आपको मंदिर तो पता चल गया, तो मंदिर कितने प्रकार के बने। अब ये जब आपको पता चल गया तो अब प्रश्न बनने की ये संभावना रहती है, ये जो मंदिर बने इन मंदिरों की आप विशेषता बताइए। और साथ में क्या करता है वो, ये पूछता है
कि फलाना मंदिर कौन सी शैली के अंतर्गत आता है। तो जैसे मैंने डिवाइडेशन आपके सामने किया और उस डिवाइडेशन में आपको मैंने बताया कि भैया कृष्णा नदी के नीचे का जो क्षेत्र रहता है द्राविड़ शैली में आता है, नर्मदा नदी और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र रहता है वो वेसर शैली में आता है, उसके ऊपर का जो क्षेत्र रहता है वो किस शैली में आता है, नागर शैली में आता है। तो बच्चों को ये लगता है कि भैया कि ओडिशा के जो मंदिर बने, कहाँ की मंदिर बेटा, ओडिशा के जो मंदिर, वो ओडिशा के मंदिर द्राविड़ शैली के अंतर्गत आते हैं या वेसर शैली। ओडिशा के मंदिर पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से जो कोणार्क मंदिर हमें दिखाई देता है वो नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देता है। इसके अलावा खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिरों की अपनी एक विशेषता रही। चंदेलों के द्वारा 9वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में इन मंदिरों का निर्माण किया गया और वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार के लिए ये एक पर्यटन के रूप में अधिक ख्याति प्राप्त करते हुए दिखाई देता है। इसी के अलावा गुजरात में बनने वाले, राजस्थान में माउंट आबू पर बना हुआ मंदिर, यहाँ पर की खास विशेषता रही कि यहाँ पर मंदिर तो बने और मंदिरों में पत्थरों का उपयोग किया, परंतु पत्थरों में संगमरमर के पत्थरों का अधिक मात्रा में उपयोग किया गया, तो यहाँ पर वो बहुत अधिक फेमस है। इसके अलावा द्राविड़ शैली के अंतर्गत हम अगर मंदिरों को देखते तो द्राविड़ शैली के अंतर्गत हमें पल्लव के कई सारे शासक रहे, उन शासकों के समय में मंदिरों का बहुत अधिक विकास हुआ। पल्लवों में 4 शासक प्रमुख रूप से रहे, एक का नाम था महेंद्र वर्मन, दूसरा का नाम था नरसिंह वर्मन प्रथम, तीसरे का नाम था नरसिंह वर्मन द्वितीय और चौथे का नाम था नंदी वर्मन। इन 4 शासकों के समय में द्रविड़ शैली का विकास हुआ और द्रविड़ शैली के मंदिर सामने आते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद में जिसे और अधिक ख्याति देने की कोशिश चोलों के द्वारा की। पल्लवों के समय में जो मंदिर विकास सबसे ज्यादा हुआ वो चेन्नई से 60 किलोमीटर दक्षिण के क्षेत्र में महाबलीपुरम के क्षेत्र में हुआ। ये महाबलीपुरम वर्तमान में बहुत अधिक ज्यादा करंट इशू के कारण बहुत अधिक ख्याति प्राप्त कर। एक तो यहाँ पर बना हुआ शोर मंदिर जो समुद्र की लहरों के कारण लगातार उसका शरण हो रहा है। दूसरा, चाइना के जो प्रेसिडेंट थे शी जिनपिंग, उनको यहीं पर बुलाया गया था। जो अनौपचारिक मीटिंग हुई थी वो अनौपचारिक मीटिंग के लिए महाबलीपुरम में ही बुलाया था। तो महाबलीपुरम कहीं ना कहीं द्राविड़ शैली का प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रमुख स्थान के रूप में हमें दिखाई देता है। चोलों के बारे में, चोलों में 2 प्रमुख शासक रहे, राजराज और राजेंद्र प्रथम। ये दोनों शासकों के द्वारा बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया। राजराज के द्वारा एक बड़ा मंदिर का निर्माण किया गया जिसका नाम था वृद्धेश्वर मंदिर। ये वृद्धेश्वर मंदिर आज भी मंदिरों की तुलना में भारत में बड़े मंदिरों की श्रेणी में आते हैं। इस मंदिर में जो निर्माण कार्य किया गया, उस निर्माण कार्य में सबसे खास विशेषता थी वो थी तालाबों का निर्माण। और ये आगे चलकर विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना 1336 के करीब हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा किया गया था, और जिस साम्राज्य का पतन 1565 के करीब राक्षसी तिकड़ियों के साथ में बन्नीहट्टी के युद्ध में हुआ, उस समय में विजयनगर साम्राज्य के समय में भी चोल द्रविड़ शैली का बहुत अधिक विकास हुआ। और द्रविड़ शैली का जब बहुत अधिक विकास हुआ तो उसी विकास को और अधिक आगे ले जाने का काम नायरों के द्वारा किया गया, और नायरों के द्वारा बनाए गए मंदिरों में मदुरई के मंदिर विश्व में सबसे सुंदर द्रविड़ शैली के बनने वाले मंदिर, और जिसका जो गोपुरम, जो प्रवेश द्वार माना जाता है, वो सबसे ऊंचा माना जाता है। तो आपको हमने कुछ शासकों के बारे में बताया, कुछ शासकों के नाम के बारे में बताया, उन वंशजों के बारे में बताया जो कहीं ना कहीं नागर शैली और द्रविड़ शैली का कहीं ना कहीं क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देता है। हमने वेसर शैली के बारे में आपको बता चुके थे कि वेसर शैली का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन था। तो आपको मंदिरों के विषय में एक छोटी मोटी अच्छी जानकारी अब हो चुकी है।
अब मंदिरों के विषय में जब आपको जानकारी हो चुकी है तो कहीं ना कहीं अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पाल वंश के समय में भी मंदिरों का विकास हुआ। पाल वंश मध्यकाल के पूर्व में आने वाले एक प्रमुख वंश था, उसके समय में बहुत अधिक विकास हुआ। आपको एक और वंश दिखाई देगा जिस वंश का नाम था राजपूत वंश। राजपूत वंश के बारे में भी आप याद रखिएगा, राजपूत वंश के द्वारा बनाया गया एक प्रमुख मंदिर जिसे कहा जाता है शिव मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर दो रहे, एक पल्लवों के द्वारा बनाया गया कैलाशनाथ मंदिर और एक राजपूतों के द्वारा बनाया गया कैलाशनाथ मंदिर। पल्लवों के द्वारा बनाया गया कैलाशनाथ मंदिर वर्तमान के तमिलनाडु में आता है और राजपूतों के द्वारा कृष्ण प्रथम के द्वारा बनाया गया कैलाशनाथ मंदिर एहोल में आता है। तो एहोल आता है वर्तमान के महाराष्ट्र और कर्नाटका के क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र में वहां पर आता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये जब बात ध्यान में रखेंगे तो उस कैलाश मंदिर की सबसे खास विशेषता यह है कि उस मंदिर का निर्माण एक एकात्मक चट्टान के ऊपर नीचे से ऊपर की ओर नहीं किया गया बल्कि ऊपर से नीचे की ओर किया गया। ये उस मंदिर की खास विशेषता है। तो आप इस बात को अगर ध्यान में अगर गौर करके रखोगे तो उसी के आधार पर आपके सामने हम 2 से 4 प्रश्न मंदिरों के संबंध में रखते हैं। तो पहला, अधिष्ठान क्या है? दूसरा, नागर शैली, द्राविड़ शैली और वेसर शैली के प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख वंश कौन कौन से रहे? तीसरा प्रश्न, पिरामिड नुमा जो संरचना मंदिरों में पाई जाती है वो किस शैली के मंदिर में पाई जाती है? चौथा प्रश्न, दुनिया के सबसे ऊंचे गोपुरम के लिए कौन से वंश के समय में बनाए गए मंदिर अधिक प्रसिद्ध है और वो शहर कौन सा है? पांचवा प्रश्न, भारत में मंदिरों के निर्माण की अलग अलग शैली है, उसके अंतर्गत मिली जुली शैली किसे कहा गया? अर्थात ऐसी शैली कौन सी है जो अपने आप में मौलिक नहीं है? ये आपके सामने हमने 5 प्रश्न रखे। इन 5 प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और 5 प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद में आपके सामने मंदिरों से संबंधित अन्य प्रश्न जब और आएंगे तो हम उसे भी आपके सामने रखने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।